तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 11th के मैथ्स का रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक लाए हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको एक बार फिर से फंक्शंस के टाइप्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर नए नए तरह के क्वेश्चंस के थ्रू फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालने के मेथड्स को सीखेंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप करके आखिरी तक देखेंगे और जितने भी फैक्ट्स हम इस लेक्चर के अंडर आपको बताएंगे आप इसके नोट्स ज़रूर तैयार करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फंक्शंस के टाइप्स के बारे में बताया था और आज हम यहाँ पर फिर से फंक्शंस के टाइप्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के बारे में बताया था। इसके बाद हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में भी बताया था और साइनम फंक्शंस के बारे में भी बताया था। अभी हम यहाँ पर और भी नए नए तरह के फंक्शंस के टाइप्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला टाइप होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? तो यह भी कोई भी फंक्शन अगर रियल नंबर से रियल नंबर में होगा, मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं यह रियल नंबर से रियल नंबर में होते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, और जो कंडीशन इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाता है वह यह है, वह y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू होना चाहिए a रेज टू x। यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर में 1 भी आता है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। मतलब यह जो बेस है यह पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव में 1 को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेस है जो a के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वह 2 है, जो कि पॉजिटिव है और 1 के इक्वल्स नहीं है। ठीक है, और y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 0.05 रेज टू एक्स। हम यह भी ले सकते हैं, चूँकि यहाँ पर जो बेस है 0.05 यह भी तो ग्रेटर देन 0 होता है, और a इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 1। तो 0.05 1 के इक्वल भी नहीं है और पॉजिटिव भी है, मतलब पॉजिटिव भी है। तो यह दोनों एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन तो आपको यहीं पर दिख रहा है कि इसका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। अब इसके रेंज के बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। तो इसके रेंज के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू एक कंक्लूजन निकालते हैं ताकि हमें इसके रेंज के बारे में मालूम हो सके। तो हम जानते हैं यहाँ पर a जो बेस है वह पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पर बेस पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं टेक a इक्वल्स टू 10, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू 10 रेज टू एक्स लेते हैं, ठीक है, तो यह एक फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि x की वैल्यू रियल नंबर मीन्स x पॉजिटिव भी लिया जा सकता है, निगेटिव भी लिया जा सकता है और 0 भी लिया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव अगर हम एक्सपोनेंट पुट करेंगे तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू, मतलब जो इमेज होगा वह क्या होगा। तो एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं f2, तो 10 रेज टू 2 जिसकी वैल्यू 100 जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम f1/2 लेंगे तो 10 रेज टू 1/2 मीन्स √10 जो अगेन पॉजिटिव होगा। तो इससे हमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर एक्सपोनेंट लेंगे मीन्स x का वैल्यू लेंगे तो हमें जो इमेज मिलने वाला है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर f0 लें तो 10 रेज टू 0 1 मिलेगा। ठीक है,
अगर हम मान लेते हैं -2 लेंगे तो 10⁻², मतलब 1/10⁻², और जानते हैं 1/10⁻² मीन्स 1/10 का स्क्वायर, यह भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जब भी यहाँ पर x, ठीक है, यह जो एक्सपोनेंट है वह कुछ भी रियल नंबर लेंगे यह हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा और ज़ीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जो भी इमेजेस मिलेंगे वह कभी भी निगेटिव नहीं होंगे और ज़ीरो भी नहीं होंगे। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज हमेशा नन नेगेटिव और ज़ीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर होंगे, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रेंज इक्वल्स टू r प्लस या, ठीक है, ये किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रेंज के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसके थोड़े ग्राफ्स के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपको डोमेन याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रियल नंबर का सेट होता है, कोडोमेन तो रियल नंबर ही होता है, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक है, अब ग्राफ में अगर हम दो केस का ग्राफ बनाएंगे, केस वन जिसमें हम a ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, a ग्रेटर देन 1 लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पर वैल्यू है वह 0 से बड़ा है। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे ये 0 से ग्रेटर है और 1 भी नहीं है, तो मतलब 0 और 1 के बीच a का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा या 1 से ग्रेटर होगा। तो दो केस में यहाँ पर केस 1 जिसमें हम a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू a⁻x। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम इसके टेंडेंसी को देख लेते हैं, तब हम ग्राफ को यहाँ पर स्केच करेंगे। तो टेक a इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, ठीक है, या 2 लेते हैं, a इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2⁻x। अब y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 2⁻x, x क्या है, रियल नंबर है। अब अगर हम x का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जैसे नंबर लाइन पे है, यह 0 से इन्फिनिटी और यह -∞, तो अगर हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जब x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम देख सकते हैं यहाँ यह 2⁻x का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जब x का वैल्यू 0 होगा तो देयरफॉर y का वैल्यू 2⁻01। ठीक है, इवन यहाँ पर कोई भी बेस हो, यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 10 हो, कुछ भी हो, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 होगा ही, मतलब x 0 और y 1। इसका जो ग्राफ बनेगा उस पर यह ग्राफ 0,1 से हमेशा पास करेगा, क्योंकि जब भी x 0 लेंगे तो कोई भी बेस जो कि ग्रेटर देन 1 होगा उस केस में कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 होगी। और उसके बाद अगर हम x के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बेस ग्रेटर देन 1 है, और x की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। बट हम यहाँ पर देख चुके हैं कि रेंज में कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। यह x एक्सिस, y एक्सिस, इस y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0,1 हो। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं 0,1। तो जो ग्राफ होगा वह कुछ इस तरह का होगा। हम जानते हैं इधर जाने पे x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो y का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि y का वैल्यू 2⁻x है, तो x का वैल्यू बढ़ने से 2⁻x का करस्पॉन्डिंग वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू अगर हम इधर आते हैं तो डिक्रीज करता है, तो y का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। तो कुछ यहाँ पर इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यह ग्राफ इधर इनफाइनाइट -∞ की ओर, मतलब यह ग्राफ -∞ की ओर नहीं, बल्कि यह ग्राफ हमेशा
वाई एक्सिस के एबव ही होगा, कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को अगर टच कर देगा तो फिर वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन हम देख सकते हैं रेंज मतलब कभी भी रेंज में वाई का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। तो यह ग्राफ है, यह कभी भी एक्स एक्सिस के भले ही बहुत क्लोज हो जाए लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा यह, ठीक है। यह कभी भी टच नहीं करेगा और यह यहाँ पर 0,1 यह जो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट 0,1, इससे तो पास करना ही होगा इसे, ठीक है। तो यह है y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ए रेज टू एक्स जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका ग्राफ है, ठीक है। अब एक दूसरा केस जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगा, इसका ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है। केस 2, ठीक है, 1 0 से ग्रेटर देन a की वैल्यू बट लेस देन 1, ठीक है। तो देन y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ए रेज टू एक्स। अब हम फिर से a का एक वैल्यू ले लेते हैं, तो टिक a का वैल्यू 1/10 मतलब 10 टू द पावर -1, ठीक है। ये 1 से छोटा है और 0 से ग्रेटर है। तो अब हम यहाँ पर y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू 10 रेज टू -1 की पावर x। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम x का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जैसे हम 1/10 का पावर 2 लेंगे तो 1/100 होगा, फिर 1/10 का पावर अगर हम 3 लेंगे तो 1/1000 होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम पावर 2 लेते हैं तो 1/100 और 3 लेते हैं तो 1/1000, मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इस बार x का वैल्यू इंक्रीज करने से यहाँ पर y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और जब x का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और साथ ही साथ अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो अगेन अगर x 0 रखते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पे 10 रेज टू -1, इधर लिखते हैं इसको। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y इक्वस टू 10 रेज टू -1 पे पावर 0 मतलब 1 होगा, मतलब फिर से यह 0,1 से पास करेगा, ठीक है। मतलब जब भी x 0 होगा तो y इक्वस टू 1 होगा, चाहे कोई भी केस हो, a ग्रेटर देन 1 हो या a लेस देन 1 हो, ठीक है। तो ग्राफ को हर हालत में 0,1 से पास करना ही होगा। लेकिन इस बार जो ग्राफ का ट्रेंड होगा कि x का वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू डिक्रीज करता है, और जब x का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो जानते हैं डिक्रीज करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं 1/10 का पावर अगर -1 लिखते हैं तो जानते हैं यह 10 हो जाएगा। 1/10 का पावर और अगर हम डिक्रीज करते हैं तो जानते हैं यह 100 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम एक्सपोनेंट मतलब पावर को डिक्रीज करते हैं तो ये जो y का वैल्यू है यह इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस बार ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। x एक्सिस y एक्सिस, यह पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट 0,1 है। तो इस बार इधर जाने पे x का वैल्यू इंक्रीज करेगा और y का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और इधर जाने पे इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, और यह लाइन फिर से कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, भले ही यह x एक्सिस के कितने भी क्लोज हो जाएं। तो यह ग्राफ y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ए रेज टू एक्स का है व्हेन a का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करता है, यह इसका ग्राफ है, ठीक है। तो यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने आपको बताया है, ठीक है। अभी हम दूसरे फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन को सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम इसे डिफाइन करेंगे। तो अभी अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर डेफिनेशन भी है कि अगर इफ़ a रेज टू एक्स इक्वस टू वाई, जहाँ पर यहाँ पर a रेज टू एक्स इक्वस टू अगर y है तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a
1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब a रेज टू x अगर इक्वल्स टू y है, जहाँ पर बेस पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 1 नहीं है, तो हम इसे एक दूसरे तरह के सिंबल से लिख सकते हैं। देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं log, ठीक है। यहाँ पर बेस a और यहाँ पे log जिस नंबर का निकलेगा वह y होगा और इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा x, ठीक है। मतलब a रेज टू x इक्वल्स टू अगर y है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ y ऑन बेस a इज इक्वल्स टू x। इसे पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ y ऑन बेस a इज इक्वल्स टू x। जैसे एक एग्जांपल 2 रेज टू 3 इक्वल्स टू 8 होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस सिंबल, मतलब इसे अगर हम दूसरे तरह से लॉगरिथम के टर्म में एक्सप्रेस करें तो हमें यहाँ पर log ऑन बेस 2 ऑफ 8 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर हमें लॉगरिथम ऑफ 8 ऑन बेस 2 इक्वल्स टू 3 यह आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यह लॉगरिथम का मीनिंग होता है। और यहाँ पर यह रिवर्सिबल होता है कि अगर हम लॉग को यहाँ पर हटाएंगे तो a रेज टू x इक्वल्स टू y यह लिखेंगे, ठीक है। a रेज टू x इक्वल्स टू y लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिस नंबर का लॉग लिया गया है वह y है, और किसी भी नंबर का अगर लॉग लिया जाता है तो हमेशा एक बेस पर लिया जाता है। तो लॉगरिथम जिस नंबर का लिया जाता है वह बेस जो यहाँ पर a है वह इस कंडीशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कंडीशन यह है कि जिस नंबर का लॉग किसी बेस पर लेंगे तो वह हमेशा बेस पॉजिटिव होगा और कभी भी बेस 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये हम लॉगरिथम के लॉ आपको जब बताएंगे तो वहाँ पर इन सब के बारे में और भी अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन का डेफिनेशन है कि इफ़ f इस बार रियल नंबर नहीं बल्कि पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर की ओर, मतलब एक फंक्शन जो कि पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर में है एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग x ऑन बेस a। यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल्स टू 1, यह तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है वेरिएबल x वह हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। 0 का और नेगेटिव रियल नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट्स को अभी बताएंगे तो उसमें आपको लॉगरिथम के सारे लॉज को भी बताएंगे और ये सब क्यों 0 और नेगेटिव का लॉग नहीं लिया जाता है ये सब हम आपको वहीं पर बताएंगे। बट चूँकि यहाँ पर हम फंक्शन को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हमें यहाँ पर फंक्शंस के डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज और ग्राफ इन सब के बारे में ही यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है। तो लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन आपका पॉजिटिव रियल नंबर का सेट होता है, कोडोमेन तो r ही होगा, और y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे log x ऑन बेस a, और बेस हमेशा याद रखना है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम जिस नंबर का लॉग लेंगे वह 2 तरह के बेस पे लिया जा सकता है। एक होगा बेस जब 1 से ग्रेटर होगा और एक जब बेस 1 से स्मॉल होगा। तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए यहाँ पर हम जानते हैं अगर हम 2 रेज टू 0 1 लिखें तो log 2 ऑन बेस से 0 होगा। मतलब यहाँ पर जिस नंबर का log लिया जा रहा है वह 0 भी हो सकता है। फिर जानते हैं 2 रेज टू -1 इक्वल्स टू -1/2 होगा। तो यहाँ पे log 2 ऑन बेस 1/2, मतलब नंबर का पॉजिटिव नंबर का log नेगेटिव आंसर भी हो सकता है, मतलब log का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। और log 2 रेज टू 2 4 होता है तो log बेस 2 ऑन 4 2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी हम किसी नंबर का log लें जो कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो उस कंडीशन में उसका आंसर मतलब इमेज का वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि लॉगरिथम फंक्शन में जब भी हम इमेज निकालेंगे तो इमेजेस या तो
निगेटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे इमेजेस को अगर हम एक तरह से कंबाइंड कर दें तो हमें सारे रियल नंबर, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर भी मिल सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर भी मिल सकते हैं और ज़ीरो भी मिल सकते हैं। मतलब रेंज के फॉर्म में हमें सारे के सारे रियल नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज रियल नंबर होता है। ठीक है, मतलब -∞ से +∞। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होता है, जबकि कोडोमेन तो रियल नंबर होता है, बट इसका रेंज पॉजिटिव रियल नंबर डोमेन होते हुए भी इसका रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके ग्राफ्स को हम यहाँ पर देखते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे और ग्राफ के लिए केस 1, जिसमें हम बेस a > 1 लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस जिसमें हम बेस > 1 लेंगे, तो देयरफॉर y = fx = log x ऑन बेस a। ठीक है, log x ऑन बेस a। इसके कुछ एग्जांपल से हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल y = fx = log 10 ऑन बेस x। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर log 10 यहाँ पे 1 लिखें और इसे हम मान लेते हैं y, तो 10⁻² यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इस log को हटाएंगे तो 10⁻y = 1। तो जानते हैं y का वैल्यू यहाँ पे 10⁻0 लिखना होगा। ठीक है, मतलब अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, मतलब यह 1, 0 से तो पास करेगा ही। ठीक है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। फिर अगर हम यहाँ पर वैल्यू को बढ़ाते हैं 10, और अगर हम यहाँ पर दे देते हैं 10, इसे y मानते हैं, तो जानते हैं यहाँ पर 10⁻y = 10, तो जानते हैं 10⁻y = 10⁻1। ठीक है, चूँकि 10 को 10⁻1 लिख सकते हैं तो y = 1। तो यहाँ पर आप ट्रेंड देखें थोड़ा सा कि बेस को हमने 10 ही रखा है, लेकिन जब हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो log 1 का वैल्यू 0 मिल रहा है, और जैसे ही 10 लिखते हैं तो वैल्यू 1 मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर 0 से 1 मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। तो एक बात स्पष्ट है कि जब हम बेस > 1 लेंगे, बेस को हम > 1 लेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ाने पे y का वैल्यू बढ़ता है। x का वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा, और यह इसका ग्राफ हमेशा एक पॉइंट जो फिक्स है 1, 0 इससे पास करेगा ही। ठीक है, तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड क्या मिला कि जब हम x के वैल्यूज को इंक्रीज़ करेंगे तो y के वैल्यू भी इंक्रीज़ होंगे, और x का वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो y का वैल्यू भी डिक्रीज़ होगा। तो इस केस में इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। इस केस में इसका ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरह का होगा, x एक्सिस y एक्सिस। एक पॉइंट हम ले लेते हैं a, जिसका कोऑर्डिनेट 1, 0। तो हम जानते हैं ग्राफ 1, 0 से पास करेगा, और इधर जाने पे ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा और इधर नीचे। क्योंकि इधर जाने पे x का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा तो y का वैल्यू भी इंक्रीज़ करता है, और इधर जाने पे ग्राफ मतलब x का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा तो y का वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हम जानते हैं यह जो ग्राफ है यह नीचे जा रहा है, मतलब नीचे यह -∞ की ओर जाएगा, और ये हमारा इस तरह से ऊपर चलता चला जाएगा। तो यह ऊपर देख सकते हैं, यह ऊपर अगर ये जाएगा तो x एक्सिस के साथ साथ यह y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर भी यह ऊपर जाएगा, मतलब यह y का वैल्यू ऊपर जाने पर +∞ और नीचे जाने पे -∞, इसकी ओर यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा। तो यह y = log x जब a का वैल्यू > 1, इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
केस 2 जब हम ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच लेंगे, ठीक है। तो इसके ग्राफ को समझते हैं। केस 2 जब 0 से ए का वैल्यू 1 के बीच, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स ऑन बेस ए। इस पर ए का वैल्यू 1/10 मतलब 10⁻⁻1 मतलब 0.1, ठीक है। 0.1 लेते हैं तो देयरफॉर y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग 0.1x, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, x के वैल्यू को बढ़ाते हैं, देखते हैं y का वैल्यू क्या होता है। तो टेक x इक्वल्स टू 1, x 1 लेते हैं तो log 0.1x y है, तो हम जानते हैं 0.1 रेज़ टू y इक्वल्स टू x मिलेगा, ठीक है। इसके ग्राफ को यहाँ पर मिटाते हैं। तो 0.1 का मतलब हो गया 1/, मतलब 10⁻⁻1 इक्वल्स टू यहाँ पर 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं और यह y, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर x का वैल्यू 1 लिया है, तो यह 1 लिखते हैं और यह x का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। 0.1 को 10⁻⁻1 का पावर y इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, तो 10⁻⁻1 या 10⁻0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से कंपेयर करने पे यहाँ पे 10⁻⁻1 की पावर 0 है, तो इस तरह से कंपेयर करने पे y का वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है। तो फिर से यह ग्राफ 1,0 से तो पास करेगा ही, मतलब x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा ही। और ग्रेटर देन a के केस में भी ऐसा हो रहा था, ठीक है। मतलब दोनों ही केस में ग्राफ 1,0 से तो हर हालत में पास करेगा ही। अब फिर से हम x का वैल्यू 10 लेते हैं, ठीक है, 1 या 2 लेते हैं, 1 x इक्वल्स टू 2, तो log 0.12 इक्वल्स टू y लेट करते हैं 0.1 की पावर y इक्वल्स टू 2 या 10 ले लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे 10, तो 0.1 का मतलब 10⁻⁻1 की पावर y, यहाँ पे 10⁻1, तो यहाँ पे 10⁻⁻y, 10⁻1 y इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम x का वैल्यू 1 लिए थे तो y का वैल्यू हमारे पास 0 आया था, मतलब x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 0 आया है, और जब x का वैल्यू 10 लिए हैं तो y का वैल्यू -1 आया है। तो x का वैल्यू बढ़ाने पर y का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। जस्ट प्रीवियस केस के यहाँ पर यह अपोजिट ट्रेंड को दर्शाता है। तो इस बार जो ग्राफ होगा वह कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। x का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लिया तो y का वैल्यू हमें कितना मिला, 0। फिर जब x का वैल्यू हमने 10 लिया तो y का वैल्यू -1। तो x का वैल्यू 1 से 10 मतलब x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y का वैल्यू 0 से -1 मतलब y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। एक दो वैल्यू और अगर हम लेंगे तो और भी इसी तरह के ट्रेंड हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इस बार ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। यह a 1,0 से तो पास करेगा ही, ठीक है। तो इस बार ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। जब हम इस तरफ जाएंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर यह पॉइंट 1,0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इधर जाने पे x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, जबकि हम इधर जाएंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू, यह ग्राफ नीचे भी आ रहा है। नीचे मतलब y एक्सिस के नीचे डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब -∞ के वैल्यू को -∞ के वैल्यू की ओर जा रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा कर्वेचर देना होगा।
ठीक है। तो यह ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू log x जब 0 से a का वैल्यू 1 से 1 के बीच होगा। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन यह क्या होता है? तो सबसे पहले एफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब ज़ीरो और सारे पॉजिटिव रियल नंबर इसके डोमेन होंगे, और यहाँ पे रियल नंबर इसका कोडोमेन। और जो बात इसे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन बनाता है वह यहाँ पर यह है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। ठीक है। यहाँ पर यह क्या कहलाता है? हियर आपको याद रखना है, यहाँ पे इसे रूट एक्स बोल चाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसे कहा जाता है कॉल्ड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कहा जाता है, और यह तभी डिफाइंड होगा जब यहाँ पर एक्स या तो ज़ीरो या पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। अब इसका डोमेन तो हमें मालूम हो गया है, कोडोमेन भी पहले से ही मालूम होता है। अब इसके रेंज को निकालते हैं। ठीक है। तो इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम f0 लिखते हैं तो रूट 0, इसकी वैल्यू 0 होता है। फिर उसी तरह से अगर हम f4 लिखते हैं तो 4 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 2 होता है। फिर नेगेटिव इसमें हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है। f9 तो अंडर रूट 9 इसका 3 होता है। फिर 0 और 1 के बीच भी अगर हम कोई नंबर देंगे तो जानते हैं 0 से ग्रेटर यहाँ पर एक रियल नंबर इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो अगर हम इसके ट्रेंड को देखें, इसके इमेजेस के ट्रेंड को देखें, तो सबसे पहला जो इमेज होगा वो 0 मिलेगा। उसके बाद इसके जितने भी इमेजेस मिलेंगे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे। तो इसका रेंज भी मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है। इसका रेंज भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसके ग्राफ्स, तो ग्राफ्स हम यहाँ पर एक ट्रेंड को देख सकते हैं कि जब हम x के वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो y का वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रहा है, और x का वैल्यू 0 होता है तो y का वैल्यू भी 0 होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, x y। इसका ग्राफ जानते हैं 0 0 से ही स्टार्ट होगा, इधर पीछे हम नेगेटिव रियल नंबर नहीं ले सकते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। इसके ग्राफ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पर जितने भी फंक्शन हैं ये सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है, और इनके हमें डोमेन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है y इक्वल्स टू एफ एक्स। y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है 1/x² माइनस 9। ठीक है। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² माइनस 9 यह दिया गया है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसके डोमेन को निकालना है। तो डोमेन मतलब वो सारे x के पॉसिबल वैल्यूज़ जिसके लिए एफ एक्स का एक्सप्रेशन रियल या डिफाइंड होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² माइनस 9 टू बी डिफाइंड। डिफाइंड मीन्स डेट इज रियल। तो यह चूँकि a/b के फॉर्म में है, और a/b के फॉर्म में मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन तभी डिफाइंड या रियल होता है जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे डिफाइंड होने के लिए x² माइनस 9 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर मालूम करते हैं कि यह 0 कब होगा।
तो 9x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इससे x² 9 होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस माइनस √9, यानी कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो जब x का वैल्यू +3 या -3 हम लेंगे यहाँ पर, तो यह डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और उस केस में f(x) का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को स्किप करना होगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम स्किप कर देते हैं तो बचे हुए सारे रियल नंबर्स जो यहाँ पर अलाउड हैं, इसे हम रखने पर जो वैल्यू होगा वो डिफाइंड होगा या रियल होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर परमिसिबल वैल्यू ऑफ permissible values of x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर -3 + 3। तो जो भी परमिसिबल वैल्यू x का होता है उसे ही तो रेंज कहा जाता है, सॉरी डोमेन कहा जाता है। तो देयरफॉर यहाँ पर डोमेन रियल नंबर, इसमें -3 और +3 इन दोनों एलिमेंट्स को बाहर करके रखना होगा। ठीक है, यह डोमेन हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फिर से y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू 3 + x बाय मॉडुलस ऑफ x² x -6 -8। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर इस फंक्शन को रियल या डिफाइंड होने के लिए, चूँकि यह a/b के फॉर्म में है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, या डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर यह डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर यह पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 9 mod x -6 -8 इक्वल्स टू 0। हम मालूम कर लेते हैं कि यह 0 कब होंगे। तो यहाँ पे mod x -6 इक्वल्स टू -8 को उस तरफ भेजेंगे तो +8 होगा। अब हम जानते हैं मॉड हटाते हैं तो दूसरी ओर प्लस माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू +-8 और ये -6 को अगर हम उधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार x का वैल्यू 8 + 6 और दूसरा बार यहाँ पर x का वैल्यू -8 + 6 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पे 14 और -2। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो हमारा यह डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों वैल्यू को हमें स्किप करना होगा रियल नंबर से। तो देयरफॉर यहाँ पर डोमेन यहाँ पर रियल नंबर -14 -2। ठीक है, यह सेट यहाँ पर इस फंक्शन के डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इस क्वेश्चन में फिर से f(x) का एक्सप्रेशन a/b के फॉर्म में दिया गया है, और इसे फिर से डिफाइंड होने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले मालूम कर लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर कब 0 होंगे, मतलब x के किन वैल्यूज़ के लिए 0 होंगे। तो 9 x² -8x + 12 0। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 12 और जानते हैं 6 2 12 होता है और 6 2 8 होता है। तो x² -6x -2x + 12 0 होगा। इन दोनों से 6x और यहाँ पे x², तो इन दोनों से x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -6 और इन दोनों से -2 कॉमन लेते हैं तो x -6 0। तो अब इन दोनों से हम यहाँ पर x -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -2, तो x -6 × x -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दो केसेस होंगे, x -6 0 और x -2 0। तो x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2, इन दो वैल्यूज़ के लिए यह x² -8x + 12 यह डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को स्किप करना होगा रियल नंबर के सेट से। बचे हुए जो एलिमेंट्स होंगे वही यहाँ पर परमिसिबल होंगे और यही फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर डोमेन इक्वल्स टू r -6, 2। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में चूँकि यह
एफ एक्स का एक्सप्रेशन ए बाई बी के फॉर्म में नहीं है, बट यह जो 3x माइनस 18 है वह प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन में जो x यानी कि जो x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया है कि वह नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम रूट के इनसाइड यहाँ पर या तो 0 रख सकते हैं या पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एफ एक्स टू बी रियल, जो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है 3x माइनस 8, यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब इसे सॉल्व करके हम x के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसे यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x ग्रेटर देन 0 प्लस 8, ठीक है, 3x 0 प्लस 8 होगा। अब प्लस 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड, या यहाँ पर x लिखते हैं तो ग्रेटर देन 8/3, चूँकि यहाँ पर 8 के नीचे प्लस 3 से डिवाइड किया गया है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। तो हमें कम्प्लीटली x के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम मिल चुका है कि x का वैल्यू या तो 8/3 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 8 नहीं 18 था, तो इसे हम 18 कर देते हैं। 18, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं x का यहाँ पर परमिसिबल वैल्यू या तो 6 या उससे ग्रेटर रियल नंबर्स होंगे, जिसे रखने पर यहाँ पर यह पूरा जो एक्सप्रेशन होगा उसका वैल्यू रियल या डिफाइंड होगा। तो x के परमिसिबल वैल्यूज़ ही यहाँ पर डोमेन होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके डोमेन को लिखते हैं, डोमेन इक्वल्स टू 6 से स्टार्ट होगा, तो 6 एंड उससे ग्रेटर, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, यह इसका डोमेन होगा। एक बार फिर से हमें यहाँ पर एफ एक्स का एक्सप्रेशन ए बाई बी के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर फिर से एफ एक्स को डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं कि यह 0 कब होगा। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम जानते हैं कि 3 में 3 माइनस करने पे 0 आता है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 3। तो कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कोई भी वैल्यू जो x यहाँ पर है उसका वैल्यू 3 होगा जब यहाँ पर x का वैल्यू जानते हैं। यहाँ पर 3.1 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तब भी 3 मिलेगा, 3.99 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 3 और 3 से 4 के बीच, मतलब x का वैल्यू 3 या उससे बड़ा बट 4 से लेस अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हर हालत में यहाँ पे 3 ही आएगा। तो देयरफॉर 3 से x की वैल्यू 4 के बीच जानते हैं। 3 अगर रखेंगे तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होगा, 3.1 का भी 3 होगा, 3.99 का भी 3 होगा। हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे x का जो वैल्यूज़ जिसके लिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 3 होना चाहिए वह 3 से 4 के बीच होना चाहिए, अब इंक्लूडेड 3। तो हमें यहाँ पर इन सारे वैल्यूज़ को छोड़ना होगा। तो इन सारे वैल्यूज़ को छोड़ने पे जो x का पॉसिबल वैल्यूज़ होगा वह रियल नंबर में से इसे बाहर करना होगा। मतलब हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 to 4, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए। तो देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू r माइनस 3 to 4 या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस 3 to 4, ठीक है। डोमेन में हमें 3 से लेकर 4 के पहले तक के सारे रियल नंबर्स को स्किप करना होगा। तो इसलिए हमने रियल नंबर में से इस पूरे इंटरवल जो कि एक सेट को रिप्रेजेंट करता है इसे माइनस कर दिया है। मतलब ये पूरे वैल्यू 2 सेट के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इसमें आर के वो सारे एलिमेंट होंगे जो इसमें नहीं है। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसे बाहर करके जो बचेंगे वही इसमें डोमेन में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब हम आपको फंक्शन के और भी टाइप्स यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है
फिर से रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है कि इसका डायरेक्ट डोमेन नहीं दिया जाता है, डोमेन इसका रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब जब तक f(x) का वैल्यू नहीं दिया रहेगा डोमेन यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इसका सीधा डेफिनेशन होता है इफ़ y इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू px बाय qx। कोई भी फंक्शन का एक्सप्रेशन अगर px बाय qx के फॉर्म में हो, अब यहाँ पर px और qx दोनों पॉलिनोमियल होते हैं, यहाँ पर यह दोनों के दोनों पॉलिनोमियल, बोथ और पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कोई भी फंक्शन का एक्सप्रेशन अगर px बाई qx के फॉर्म में हो और यह px और qx दोनों पॉलिनोमियल हो तो इस तरह के फंक्शन रेशनल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, जानते हैं यह पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, एंड x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, यह भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर यह एक रेशनल फंक्शन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके डोमेन हमें यह नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है इसको जीरो के इक्वेट करना होगा और फिर उससे जो वैल्यू मिलेगा x का उसको छोड़कर रियल नंबर में इसके डोमेन बचे हुए एलिमेंट्स होंगे। तो इसके डोमेन डेफिनेशन में नहीं दिए जाते हैं, ये हमें मालूम करने होते हैं, यह f(x) के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, थोड़ी देर पहले हमने आपको इस तरह का एक क्वेश्चंस का डोमेन निकालने के लिए बताया था, तो वह एक रेशनल फंक्शन के डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पर हम यहाँ पर दे भी सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 या x³ माइनस 6x प्लस 1, नीचे हम ले लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन निकालने के लिए जानते हैं यह 0 नहीं होना चाहिए, तो 9। अगर हम x² माइनस 5x प्लस 6 को 0 के इक्वेट करते हैं तो हम जानते हैं इसे फैक्टराइज करके x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आसानी से लिख सकते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, यह दोनों मल्टीप्लाई करके x² माइनस 5x प्लस 6 होगा इक्वल्स टू 0। इससे हमें x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 मिलेगा। तो यह 0 तभी होगा जब x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2 यहाँ पर आएगा, जो हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो इन दोनों को स्किप करने के बाद हमें यहाँ पर डोमेन में r माइनस 2 एलिमेंट से बना हुआ यह सेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशन को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर डोमेन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए रेशनल फंक्शन के डोमेन नहीं दिए जाते हैं, कोडोमेन फिक्स रहता है r होगा, और रेंज भी इसका बार बार चेंज करता है। बस आपको इसके डेफिनेशन के तौर पे हमेशा यह मालूम होना चाहिए कि यह हमेशा px बाई qx के फॉर्म में होगा, जहाँ पर px और qx दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। तो यह रेशनल फंक्शन के एग्जांपल थे। अब यहाँ पर ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इवन फंक्शन भी, इसके भी डोमेन डिफाइंड नहीं है। ये मतलब जितने भी फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है और आगे आप पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारे फंक्शन इवन फंक्शन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका डोमेन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। जो मेन कंडीशन है वह यह है, इफ़ f(x) इक्वल्स टू f माइनस एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन। यहाँ पर अगर फंक्शन का वैल्यू x पर और फंक्शन का वैल्यू माइनस एक्स पे हमेशा इक्वल आता है जब x का वैल्यू डोमेन से बिलोंग करता है, एवरी एलिमेंट होता है डोमेन का। तो इस तरह का फंक्शन अगर कोई भी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वह इवन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, अगर हम f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 4 और प्लस 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू और तो f माइनस एक्स निकालते हैं,
तो f माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो माइनस एक्स का स्क्वायर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर ही होगा क्योंकि पावर यहाँ पर इवन है। फिर उसी तरह से यहाँ भी पावर इवन है तो यह एक्स की पावर 4 ही होगा प्लस 1। तो हम देख सकते हैं f माइनस एक्स का वैल्यू यह और यह सेम है और यह एफ एक्स के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एफ एक्स, तो यहाँ पे f माइनस एक्स इक्वस टू एफ एक्स आया है। तो हमने जो यह एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर यह इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 प्लस 1, यह कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, और इसके डोमेन चेंज करते रहते हैं। कभी रियल नंबर होगा ए बाई बी के फॉर्म में होगा तो वह रियल नंबर नहीं हो सकता है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स हमको यहाँ पर स्किप करना होगा, ठीक है। तो यह इवन फंक्शन का डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। इवन फंक्शन होने के लिए एकमात्र रिक्वायर्ड कंडीशन है। फिर ऑड फंक्शन भी होता है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन होने के लिए कंडीशन है इफ माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ माइनस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। कोई भी फंक्शन एफ एक्स का निगेटिव और उस फंक्शन का माइनस एक्स पे वैल्यू अगर ऑलवेज सेम आता है तो उस तरह के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसके एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं x के पावर 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइनस एफ एक्स निकालते हैं पहले। तो माइनस एफ एक्स मतलब सारे टर्म का साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो माइनस 3x³ प्लस 5x प्लस x रेज टू 5। अब f माइनस एक्स निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ भी इस एक्सप्रेशन में x है वहाँ पर हमें माइनस एक्स पुट करना होगा। 3 इंटू माइनस x³ 5 इंटू माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स रेज टू 5। अब जानते हैं 3 माइनस एक्स का क्यूब हमें माइनस x³ होगा, फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 5x, फिर यहाँ पर माइनस एक्स होल रेज टू 5 को हम माइनस एक्स रेज टू 5 लिख सकते हैं। अब इसे ब्रैकेट को ब्रेक करने पे हमें यहाँ पे माइनस 3x³ प्लस 5x और यह माइनस माइनस प्लस x रेज टू 5। अब इन तीनों से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो देयरफॉर f माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेने पे हमें माइनस 3x³ प्लस 5x, माइनस कॉमन लेने पे हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे प्लस 5x है जो कि माइनस 5x हो जाएगा ब्रैकेट में, और प्लस x³ यहाँ पर प्लस x रेज टू 5 यहाँ पर माइनस x रेज टू 5 मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो यह जो एक्सप्रेशन है इनसाइड, यह एफ एक्स के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बाहर में माइनस है तो माइनस एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यह बाहर में माइनस है तो हमने माइनस लिखा है, और यह पूरा एक्सप्रेशन एफ एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, यहाँ पर यह रिजल्ट आया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो फंक्शन लिया है यह एक ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देयरफॉर यहाँ पर कह सकते हैं, इसे डिक्लेयर कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ माइनस 5x माइनस एक्स रेज टू 5 इज ऑड फंक्शन। यह ऑड फंक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज के लेक्चर में मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें।
और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जितने भी नए लेक्चर्स इस चैनल पर आएंगे आपको उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।